हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स और एक्सरसाइज मिसलेनियस हमारी चल रही है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी दो सेट है। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। सेट ए का x के साथ इंटरसेक्शन और b का x के साथ इंटरसेक्शन इक्वल है, दैट इज वॉइड सेट फाई है। a यूनियन x और b यूनियन x भी आपस में इक्वल है किसी सेट x के लिए, तो a और b इक्वल है, ये शो करना है। हिंट हमें दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो स्टार्टिंग है वो इस स्टेप से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो जो सेट ए है वो अपने सेट का इंटरसेक्शन है अपने सेट के किसी दूसरे सेट के यूनियन के साथ। नाउ ए यूनियन एक्स आप लोगों को बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग ए यूनियन एक्स की जगह पर बी यूनियन एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो हमने ये कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, आपको इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन के ऊपर। तो ये क्या बनेगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन ए इंटरसेक्शन बी का तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन ए इंटरसेक्शन एक्स हमें दिया हुआ है फाई के इक्वल, तो इट मींस हम लोग इसको क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई। अब आपको पता है किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन होता है तो वो सेट बन जाता है जो गिवन होता है, तो यानी कि ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। दैट मींस से दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड जो हमें गिवन है। जैसे मैंने बोला ये स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा, तो काइंडली इसको लर्न करें। तो हम लोग ये इरेज कर देते हैं, सिर्फ हम लोग फर्स्ट इक्वेशन रख लेंगे क्योंकि वो हमें रिक्वायरमेंट में है। चलिए अब बी सेट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बी जो है वो भी इसी तरीके से अपने सेट का इंटरसेक्शन है किसी और सेट के यूनियन के साथ। तो रिप्लेस कर दो बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स के साथ, और ये रिप्लेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है, अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, ये हमें गिवन है, आप क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए देन यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी इंटरसेक्शन ए को हम लोग ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, आपको पता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। बी यूनियन एक्स जो है वो फाइव के इक्वल है, गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, और साथ में बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाइव के इक्वल है। अब यहाँ पे भी वही चीज बन गया कि कोई सेट का यूनियन किया है हमने फाइव के साथ यानी वॉइड सेट के साथ, तो आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो जो आप लोग करते हो वॉइड के साथ तो वो सेम सेट ही आ जाता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम 1 एंड 2 ए और बी दोनों का जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट साइड में आपस में इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी हमारा आंसर आ गया, या फिर हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। याद रखिए जो गिवन है चीजें वो सारी यूज हुई है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज हुआ है, तब जाके हमारा ये इजीली प्रूव हुआ है। और जो फर्स्ट स्टेप है वो काइंडली इसको याद करें क्योंकि एग्जाम में आपको हिंट नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट
A intersection B intersection C, A intersection C are non-empty set. A B C तीन सेट पता करें कि A intersection B intersection C और A intersection C जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और A B और C का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल हो। बड़ा आसान है ये, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इनकी कंडीशन को ध्यान में रखना है आपने। सेट ए को आप मान लेते हैं 1, 2, बी को, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो यानी कि हम लोग इसको 2, 3 लेट कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। इसी तरीके से हमें ए बी जो है वो भी आपस में क्या लेना, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी भी जो है वो कुछ ना कुछ सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ए का एलिमेंट सपोज कर लो यहाँ पर आपके पास 1 और बी का आप 3 उठा लो और एक और एलिमेंट उठा लेते हैं आपका 4। सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 2। फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 1। तो एक चीज मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे, A intersection B intersection C and A intersection C are non empty sets। तो ये पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि A और B और C तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या आपको A B C में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? देखिए A वाला 1 एलिमेंट B में नहीं है, C में है, लेकिन तो हम लोग नहीं ले सकते। 2 B में तो है लेकिन C में नहीं है। अब B वाला जो 2 है वो C में नहीं है और 3 A में नहीं है। C वाला एलिमेंट 1 B में नहीं है और 3 A में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, A B और C में तीनों में एक ही टाइम पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज 5। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने जो सी सेट है उसमें 2, 3, 4 क्यों नहीं लिया? अगर मैं सी को सपोज कर लो 2, 3, 4 ले लेता तो ए बी सी में तीनों में 2 कॉमन आ जाता। तो इस वजह से जो अपना कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं होनी थी जो इन्होंने दी हुई थी। इसके अलावा अगर आप सी को सपोज करो 3, 4, 5 ले लेते तब भी गड़बड़ था। क्यों? बी इंटरसेक्शन सी तो मिल गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या चला जाता, वॉइड सेट चला जाता। जबकि इन्होंने क्या बोला है, ए और सी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको सभी कंडीशन को माइंड में रखते हुए एग्जाम्पल तैयार करना है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट मींस वो एग्जाम्पल वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11th और 12th कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।